Hello students, I once again welcome you all on my YouTube channel, and in today's video we will see the next part of the ionic equilibrium. Okay, so up till now in the ionic equilibrium we have covered the different theories of acids and bases. Also we have seen about the pH concepts, pH scale, the relationship between pH and pOH, and in the last video we have seen about the hydrolysis of the salt. Okay, and the subtopics of these topics have also been taken, and today we will move to the next topic. Okay, so today that the topic that we are going to see is the buffer solutions. Okay, today we will be emphasizing on buffer solutions. Okay, have you heard this word buffer word आपने कहीं सुना है? Do you know the English meaning of this word buffer? बफर मीन्स टू लेसन द इम्पैक्ट, मतलब किसी चीज का इम्पैक्ट अगर हमें कम करना हो तो जब हम कोई और चीज उसके लिए ऐड करते हैं उसे हम कहेंगे बफर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अगर टू मच आ रहा है तो आप क्या करते हो, एक यूपीएस ऐड करते हो, यूपीएस लगाते हो आप। यूपीएस कन्वर्टर क्या करता है कि हाई आप पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को आपके लो पावर, जितना आपका कंजम्पशन है, जितना आपको नीड है, उसमें कन्वर्ट करके इट प्रोवाइड्स यू द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो आपका यूपीएस वो भी एक बफर की तरह एक्ट करता है। इवन एक सिंपल एग्जांपल ले ले तो हमारे डोर स्टॉपर्स। ओके, डोर्स के पीछे आप लोग एक स्टॉपर लगाते हो ताकि अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से if the door get dashed to the wall, then the impact of that dashed on the wall should not be high. Okay, so that the stopper is acting as reducing the effect of that hit. Whatever the hit will be taken place, it will reduce the impact of that. So all these are nothing but, in other sense we can say they are acting as a buffer. But today we have to study about the buffer solutions. Okay, and we know that the solutions are of two types. The solutions may be acidic, they may be basic, or they may be neutral. If the pH of the solution is less than 7, then it is acidic in nature. If the pH is greater than 7, then it is basic in nature. And if the pH is 7, exactly the 7, then the solution is said to be neutral. Means what? This solution, the pH of the solution is defining its nature, whether it will be acidic, whether it will be basic, or whether it will be neutral. Now, if suppose I'm taking two solutions, okay, एक मैंने आपको दो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने आपको दो सॉल्यूशंस ले लिए, एक में हम दोनों वाटर ले लिया, दो बीकर्स में हमने वाटर ले लिया। ओके, अब फर्स्ट बीकर में वाटर से सिंपल वाटर है और सेकंड बीकर में वाटर के साथ हमने एक हरा बफर भी ऐड किया हुआ है। क्या है बफर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैंने एक दो बीकर्स लिए हैं जिसमें पहले में सिर्फ वाटर है और दूसरे में वाटर प्लस बफर है। अब मैं इन दोनों का पीएच जो है, यहाँ पर भी पीएच 7 है और सेकेंड बीकर का भी पीएच 7 है। ठीक है, अब मैं इसमें इफ आई ऐड एन एसिड, थोड़ा सा एसिड मैं दोनों में ऐड कर रही हूँ। सपोज 1 ml एसिड आई एडेड इन बीकर ए एंड 1 ml इन बीकर बी। तो अब व्हाट डू यू से, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पीएच? यस, ऑब्वियसली द पीएच विल चेंज, क्योंकि पहले सॉल्यूशन का जो पीएच था वो 7 था। अब जैसे ही आप उसमें ऐड करोगे एसिड तो उसमें H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ही क्या डिफाइन करता है, हमारा पीएच डिफाइन करता है। तो अब ये अगर H प्लस आयंस हमारे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगे, मतलब पीएच भी क्या हो जाएगा उसका, इट विल गेट डिस्टर्ब। जो एक्चुअल पीएच था हमारा वो वैसा एज इट इज रहेगा क्या, नहीं, इट विल गेट डिस्टर्ब। बट सेम 1 ml सोल्यूशन, जब हम 1 ml एसिड जब हम बीकर बी में डालते हैं तब उसका पीएच चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज दिस बफर इज नॉट लेटिंग द पीएच गेट डिस्टर्ब्ड। ये जो बफर हमने इस सॉल्यूशन बी में ऐड किया था वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है, पीएच चेंज होने से रोकता है। मतलब क्या करता है, एक पीएच, कांस्टेंट पीएच मेंटेन करने में हमारी मदद करता है, चाहे हम उसमें एसिड डालें चाहे बेस डालें। अगर बफर बस प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा,
इस एसिड या बेस को पीएच को चेंज होने से, पीएच को डिस्टर्ब करने से रोकेगा। इसी को हम क्या कहेंगे? बफर। बफर मतलब क्या है? द वन विच रेजिस्ट द pH. Buffer is a solution which resists the drastic changes in the pH when a small amount of strong acid or a strong base or water is added to it. Have you understood? Buffers क्या है? एक ऐसे solutions है जो कि pH को change होने से रोकते हैं। अब ये जो बफर्स है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है और हम उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका यूज क्या है? कहीं ये यूज आता है कि जरूरी है हमको सॉल्यूशन का पीएच को मेंटेन करना है? इज इट नेसेसरी? क्या यूज क्या है ये हम लोग देखते हैं अभी, ओके? बिकॉज अनलेस एंड अंटिल वी विल नॉट नो अबाउट व्हाट इज द यूज, देन इट्स जस्ट यूजलेस टू स्टडी अबाउट द बफर सॉल्यूशन। यस, सो तो अब हम देखते हैं कि बफर सॉल्यूशंस काम कहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो बहुत सी सिंपल घर की आपकी चीजें हैं जिसमें बफर्स प्रेजेंट होते हैं, बट पहले हम थोड़े से एप्लीकेशंस उसके देख लेते हैं जो आपके बुक्स में है, फिर हम थोड़ा उसको हमारे डेली लाइफ से भी रिलेट करेंगे, ओके? तो सबसे पहला जो है आपका जो यूज है फॉर द बफर्स, दैट इज इन द यूज ऑफ द बफर इज इन द बायोकेमिकल टेस्टिंग। जो बायोकेमिकल टेस्टिंग्स होती है, बायोकेमिकल्स में हम लोग क्या टेस्टिंग करते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटीज को नोट किया जाता है। अब ये जो एंजाइम्स है, इनकी एक्टिविटी पीएच चेंज होने पर चेंज हो जाती है। अब अगर ऐसे एंजाइम्स की स्टडी हमको करनी है जिनका पीएच चेंज होने पर एक्टिविटी चेंज हो रही है, तो हमें स्टडी करने में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। एंड इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रॉपर enzyme activity, we have to maintain the pH, and for maintaining that pH, this buffer is very helpful. So this buffer is used in the biochemical testing because the enzyme activities varies with the pH, and to keep the pH constant we use the buffer. Then second, बहुत सी medicines हैं जिसमें pH constant होना जरूरी है। they are not supposed to be more acidic or more basic, क्योंकि वो आखिर हमारे बॉडी में जाने वाली है। तो इन ये जो मेडिसिन है, दे शुड नॉट चेंज द पीएच ऑफ आवर ब्लड, pH of our body, and therefore the buffer solutions are used in the medicines also, okay? Then एक और चीज है कि जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, मोस्ट ऑफ द यू मस्ट हैव सीन दैट द सलाइंस हम लोग को जब चलती है, आप लोगों ने बहुत बार देखा था, ठीक है? ये सलाइन क्या होती है? These are nothing but the sodium chloride solution, ठीक है? अब ये जो सलाइन है, इसमें बफर ऐड करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, हमारा जो ब्लड है उसका पीएच जो है, इट शुड बी बिटवीन 7.36 टू 7.42, ठीक है? इससे हमारा पीएच ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही इससे कम होना चाहिए, ओके? अगर इसमें चेंजेस आते हैं, 0.2 का भी चेंज अगर इस रेंज से कम या ज्यादा होता है, देन इट मे कॉज द डेथ, इवन एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो अब जब हम बाहर से एक्सटर्नली जब हम सलाइन लगाते हैं, सलाइन ब्लड के थ्रू जाता है हमारे बॉडी में, तो इट मे चेंज द पीएच ऑफ द ब्लड, एंड देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी टू ऐड द बफर टू the saline, and therefore the saline solutions used for the intravenous injections must contain the buffer system. Why? To maintain the pH of the blood, okay? So this is one of the biochemical application. Next is, it is also used in the buffer system is also used in the agriculture also. अब ये agriculture में इसका क्या use है कि जो soil होती है, soil contains many salts, बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं सॉइल में, जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत सी चीजें हमारे सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। अब ये जो सॉल्ट्स डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? इट गिव्स अ प्रॉपर पीएच टू द सॉइल। इन सब सॉल्ट्स की वजह से सॉइल का एक पीएच रहता है। अब ये पीएच की वजह से ही दिस पीएच ओनली डिसाइड्स द सॉइल क्वालिटी, ओके? कौन सी सॉइल पे क्या ग्रो होगा, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? द टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट, ओके? सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीएच ऑफ दिस सॉइल,
it is very essential that while using the fertilizers, you have to be careful that the pH should not get disturbed. So according to the pH of the soil, the fertilizers has to be changed. जरूरी नहीं है कि यहाँ की लैंड पे जो फर्टिलाइजर लग रहा है वही सब जगह की लैंड पे लगेगा. It will all depend upon the pH of the soil. So in agriculture also the buffer takes place, or the buffer has its own importance. The next application is in the industries. Many industries like paper industries, then the dye industries, the one which make the colors, then ink, also the paints, wall paints and the different types of the paints and medicines, all these industries use buffers. तो इतनी जगह इस बफर का यूज पड़ता है और अब हम देखने वाले हैं कि ये क्या चीज है. देन मेडिसिन, मैंने जैसे बताया आपको मेडिसिन में स्पेशली द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो एक मेडिसिन है इसके प्रिपरेशन में बफर ऐड किया जाता है विच इज सोडियम साइट्रेट. सोडियम साइट्रेट या तो मैग्नीशियम साइट्रेट, ये दोनों में से कोई एक बफर यूज किया जाता है. अगेन दिस इज फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ दैट मेडिसिन. एंड ऑल्सो वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा जब आप 11th में हम सॉल्ट डिटेक्शन करते थे. ठीक है, आपको दो सॉल्ट को मिक्स करके, अभी तो आप लास्ट ईयर आपने सिंगल सॉल्ट किया, बट इन दिस क्लास 12 यू आर गोइंग टू हैव टू सॉल्ट, मतलब दो सॉल्ट को मिक्स किया जाएगा एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द टू केटायंस और टू एनायंस फ्रॉम दैट मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट. तो अब ये जो केटायंस और एनायंस हमें इसमें से जब अलग करने होते हैं, वी हैव टू डिस्टिंग्विश, वी हैव टू मेक अ क्वालिटेटिव एनालिसिस. एट दैट टाइम एक पर्टिकुलर ग्रुप के केटायंस या पर्टिकुलर ग्रुप के एनायंस का एक पर्टिकुलर पीएच रेंज है. मतलब कि थर्ड ए ग्रुप का पीएच रेंज हमेशा 8 to 10 रहेगा. मतलब इस ग्रुप के जो केटायंस और एनायंस है वो हमेशा हमें किस पीएच रेंज में मिलेंगे, 8 to 10 पीएच रेंज में मिलेंगे. तो ये जो पीएच है, अब ये पीएच को 8 to 10 मेंटेन करने के लिए वी ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड while finding out the group third A elements. तो ये चीज हम करते हैं ताकि हम इस pH को 8 to 10 के बीच में लाते हैं by adding ammonium hydroxide and ammonium chloride which are also acting as a buffers. Okay, so this is one of the use. Now let us see some common use. You also know that you all use the shampoos. Okay, so the basic content of the shampoo is the soap, and the soap is very much basic in nature. ओके, वेरी मच बेसिक इन नेचर. अब जो अगर उसका नेचर बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस उसमें है, तो इट में डैमेज योर हेयर. एंड इन ऑर्डर टू reduce the effect of that OH minus ions, these buffers are used to keep the shampoo a slightly acidic. Okay, because ये जो soap है ये अपना pH change करता जाएगा. It will move toward the alkalinity when it will combine with the water. Okay, so in order to maintain its acidity, in order to maintain its pH, sodium citrate is added to the shampoo, which is acting as a buffer. Okay. Then also the buffers are added to the lotions, baby lotions, especially for the baby lotions. अब ये जो baby lotions है इनको थोड़ा acidic बनाया जाता है. The buffers a buffer to slightly acidic pH maintain किया जाता है उसमें, और acidic pH कितना 6 के आसपास का acidic pH maintain किया जाता है. अब ऐसा क्यों किया जाता है? Because this acidic nature will not allow the growth of bacteria and other pathogens, and therefore it will help in relief of the rashes. जो rashes छोटे बच्चों को जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा भी infection हो जाता है, उसको stop करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इस बेबी लोशन का पीएच जो है वो 6 पे मेंटेन किया जाता है बाय एडिंग अ बफर. ओके, देन नेक्स्ट इज द ऑयल पेंट्स. जो भी हम पेंट्स यूज करते हैं, दे आर आल्सो बफर्ड. दिस ऑलरेडी वी हैव सीन. देन आल्सो द वाइन्स, बियर्स एंड द लिकर्स, इन सबको किस तरह से बनाया जाता है? इसमें क्या होता है, जब ये प्रोसेसिंग होता है, व्हेन द प्रिपरेशन टेक्स प्लेस, द फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. एंड वी नो दैट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, अगर बहुत एक्सेस का हम फर्मेंट करते हैं तो एसिडिक नेचर बन जाता है. ओके, आप लोगों ये सिंपल सी चीज देखने के लिए मैं बताऊंगी आपको कि आप घर में इडली और डोसा, यू प्रिपेयर इडली और डोसा एंड यू कीप द बैटर फॉर फर्मेंटेशन, है ना. तुम अब वो आटे को क्या करते हो, फर्मेंट होने के लिए रख देते हो.
जितना आप ज्यादा उसको फर्मेंट करोगे उतना ही वो ज्यादा खट्टा खट्टा होता जाता है. Why this sour taste comes in it? Because of the acidity. मतलब जितना आप उसको ज्यादा फर्मेंट करोगे उतना ही वो एसिडिक बनता जाएगा, और जितना एसिडिक, वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिडिक इज द एसिड्स आर sour in taste. तो ये जितना आपका एसिडिक होगा उतना ही वो सार होता जाएगा. तो नाउ सिंस these wines, preparation of the wines require high fermentation. तो अब ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के टाइम पे अगर ये जो एक्सेस एसिडिटी को अवॉइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेंटेन द पीएच, और वही पीएच किससे मेंटेन किया जाता है, बाय एडिंग बफर्स. ओके, so this was one of the application. And now these as we have said that we can prepare the dyes. While preparing the dyes we also use the buffer. तो अब ये जो डाइज है वो किस में काम आते हैं, फैब्रिक को डाइंग करने में या पेपर्स को डाइंग करने में, डिफरेंट थिंग्स में ये जो कलर्स है वो हमें यूज आते हैं. तो ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है जनरली विच प्रिपेयर द कलरफुल क्लॉथ्स, दे keep the they use the buffers to keep the pH with the narrow limits. Okay, मतलब कुछ जितना pH उनको मेंटेन करना है, they can maintain that pH with the help of the buffers. तो इतने सारे यूजेस है, मतलब एवरी फील्ड में बफर तो काम आता है. तो इसलिए अब हमको बफर पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो बफर मतलब हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बफर एक ऐसी चीज है जो कि सॉल्यूशंस का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करती है. चाहे हम फिर उसमें एसिड या बेस और ऐड भी कर दे तब भी देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस इन द पीएच. ओके, सो नाउ अब डिपेंड करता है, अब ये जो बफर्स है वो बनते कैसे हैं पहले वो हम देखेंगे. अब वो बनने के पीछे क्या है, जिस तरीके से वो बनते हैं, depending upon what we are using in preparing the buffer, the buffers are classified into two types. Okay, so ये जो buffers है उनको दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट वन इज द acidic buffer and second one is the basic buffer. Okay, so there are two types of buffers, acidic buffer or basic buffer. Now why is this classification done? Acidic और basic क्या है, ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बफर बना किस चीज से है, which acids or which base have been used to prepare that buffer. On that basis these buffers are classified into two types, acidic buffer or basic buffer. So let us see one by one. First let us see what do we mean by the acidic buffer. Okay, acidic buffer. अब कोई भी बफर जो है वो बनता कैसे है, सबसे पहले ये देखेंगे. ठीक है, बफर दो चीजों से बनता है. कौन से, कितने चीजों से, दो चीजों से. पहला है सॉल्ट और दूसरा है एसिड या बेस. एसिड या बेस मतलब आप आइदर यू कैन यूज एसिड और यू कैन यूज बेस, लेकिन एक एसिड और बेस रहेगा और उसके साथ एक सॉल्ट रहेगा. ठीक है, बट द कंडीशन इज दैट द एसिड और द बेस, चाहे आप एसिड यूज करो या बेस यूज करो, दैट शुड बी अ वीक एसिड और अ वीक बेस. ठीक है, तो अब अगर हम एसिड यूज करेंगे तो उस बफर को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर, और अगर हम बेस यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज बेसिक बफर. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक बफर. तो एसिडिक बफर या कोई भी बफर बनता कितनी चीजों से है, two things. One is the weak acid and second is the salt. ठीक है, अब ये जो weak acid है, एक weak acid and its salt, and इसे मुझे अंडरलाइन करना चाहिए so that you can understand it in more better way. So it is made up of the weak acid. ठीक है, ये weak acid एक कंटेंट उसका हो गया weak acid and इसी weak acid का एक सॉल्ट. अब सॉल्ट हमने देखा था पिछले वीडियो में, by studying the hydrolysis of the salt we have seen about the salt. Salt क्या होते हैं, they are made up of acid and the base. Okay, acid and the base react together to form salt and water. Yes, अब यहाँ ये क्या बोल रहा है कि a solution containing a weak acid and its salt, weak acid and its सॉल्ट, उसी का सॉल्ट मतलब क्या, कि सॉल्ट जब हम बनाएंगे तब उसमें हम क्या लेंगे, वीक एसिड लेंगे विथ स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब हमारा एसिड रहेगा वीक एसिड और सॉल्ट बेस क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस. तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से
वी आर गोइंग टू मेक अ सॉल्ट। ये हो गया, सपोज मेरा एक वीक एसिड ले लिया मैंने, सपोज हो गया मेरा ये वीक एसिड HA, ठीक है, HA मेरा वीक एसिड है, और एक मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग ले लेते हैं सपोज BOH, BOH सपोज है हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब इन दोनों का सॉल्ट क्या बनेगा, ये दोनों से हम सॉल्ट कैसे बना सकते हैं, HA और BOH, इससे हमें अगर सॉल्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि एसिड्स में से H प्लस आयंस निकलता है और बेस में से OH माइनस आयंस, और दोनों को कंबाइन करके फिर हमारा सॉल्ट बनता है। तो इन दिस केस द सॉल्ट विल बी DA सॉल्ट बन जाएगा, या AB सॉल्ट बन जाएगा, प्लस हमें क्या मिलेगा इसके साथ साथ वाटर, बिकॉज एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर सपोज अगर मैंने वीक एसिड ले लिया HA और बेस ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, ये है हमारा वीक एसिड और ये है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। So weak acid and strong base combine together to form a salt of weak acid and strong base. ये suppose हमारा हो गया BA। तो ये जो BA है ये वाला salt प्लस ये वाला एसिड, ये दोनों चीजें कंबाइन होके हमारा क्या बनेगा, बफर सॉल्यूशन। क्या बनेगा हमारा, बफर सॉल्यूशन। ओके, तो बफर कैसे बनेगा, अगर एसिडिक बफर है तो उसमें वीक एसिड रहेगा और उसी का सॉल्ट रहेगा, लेकिन सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सो पहले हम एसिडिक बफर पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो एसिडिक बफर इज अ सोल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द strong base. Okay, have you understood? So let us see one example. For example, a solution containing weak acid, acetic acid, यहाँ पे weak कौन सा लिया हमने, acetic acid ले लिया। अब acetic acid के साथ हमें salt बनाना है, salt कैसा बनेगा हमारा, now we know that यहाँ हमारा weak acid है CH3 CH3COOH, ये है हमारा वीक एसिड। अब हमें इसका एक सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट किससे बनाना है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैंने ले लिया NaOH, ये मेरा वीक एसिड और मेरा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। तो अगर मैं ये दोनों को कंबाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट का नाम क्या रहेगा मेरा, पहले तो हम वाटर को बाहर निकाल लेते हैं, ये H और ये OH मिलके क्या बन जाएंगे, वाटर। तो ये वाटर हमारा आ गया बाहर। अब बचा क्या हमारा सॉल्ट, सॉल्ट क्या बन जाएगा फिर CH3COO माइनस, ये वाला माइनस, और Na का Na प्लस, ये दोनों कंबाइन होके हमारा सॉल्ट बन जाएगा CH3COONA, ये हो गया हमारा सॉल्ट। थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग कीपैड पे माउस से एक्चुअली मैं लिख रही हूँ, so the handwriting is not so good but you can understand. Okay, so acetic acid और base, अगर strong base ले लेती हूँ मैं, so here in this case, so one second, so in this case this is a weak acid and strong base। तो अब ये strong base और weak acid मिलके हमारा क्या बन गया, पहले तो salt बन गया। so this salt plus the weak acid, ये जो weak acid था हमारा यहाँ पर, this weak acid, these all combine to form a buffer। ये जो है हमारा buffer वो इन दोनों से मिलके बनेगा। so this is one of the example, a solution containing a weak acid and a strong base and its salt such as the CH3COONA is an acidic buffer। ठीक है, अब ये एसिडिक बफर बन गया, मतलब बफर बन गया। अब ये बफर का भी कुछ ना कुछ पीएच है, ठीक है, ये बफर जो है वो सोल्यूशन में जाएगा तो इट विल रेजिस्ट द पीएच, बट ये पीएच हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो बफर जो पीएच क्रिएट करेगा, दैट pH can be calculated by the formula given by the scientist
हेजलबैक, हेंडरसन हेजलबैक ने एक फॉर्मूला दिया है जिससे कि हम पीएच ऑफ द बफर का पीएच नोट कर सकते हैं। अब तक हमने क्या देखा था, पीएच ऑफ एसिड और पीओएच ऑफ बेस, लेकिन अब हमको देखना है कि ये जो पीएच है, ये जो बफर है जो कि पीएच मेंटेन कर रहा है, इनका हम पीएच कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट पीएच कैन बी टेकन आउट बाय द इक्वेशन गिवन बाय द साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट ने इक्वेशन दी हुई है जिससे हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज the pH is equals to pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid। ये फॉर्मूला जो है, ये जो डेरिवेशंस है, ये आपको डेरिवेशंस नहीं है सिलेबस में, you just have to keep this formula in your mind that the pH of acidic, okay, when I'm saying about the here acidic buffer, तो sorry, pH of acidic buffer की जब हम बात करेंगे, so pH of the acidic buffer is given by pH is equals to pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid. Please write down this formula in your copy so that we will, when we'll move to the numericals, we will use this formula and we will try to solve one numerical. Okay. So in this case, this Ka is the dissociation constant and pKa can be find out by taking the negative logarithm to the base 10 of Ka। जैसे हमने pH फाइंड आउट किया था, pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस, वैसे ही pKa क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ Ka, और Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट किस तरह से हम निकालते हैं ये सभी को पता है। ओके, सो pH इज इक्वल टू pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid। यहाँ पर हमने एसिड, वीक एसिड यूज किया है, इसलिए यहाँ पर एसिड आएगा और डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka आएगा फॉर द वीक एसिड, और इसी को हम क्या बोलेंगे, pH ऑफ एसिडिक बफर। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, pH ऑफ एसिडिक बफर। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब जब हम वीक एसिड और उसी का सॉल्ट यूज करेंगे, सॉल्ट बनाते वक्त हम क्या लेंगे, फिर से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब हमने लिया वीक एसिड प्लस सॉल्ट, और सॉल्ट कैसा था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो जो बफर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द एसिडिक बफर, एंड द pH of this acidic buffer can be calculated by the formula pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid। okay, इतना समझ में आ गया? Now let's move to the second type of the buffer, that is the basic buffer। ओके, सो अब आपके दिमाग में आ गया होगा बेसिक बफर कैसे बनेगा फिर। यस, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, वीक बेस और उसके सॉल्ट के साथ, मतलब सॉल्ट कैसे बनेगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, सो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक बेस, लेट मी हाईलाइट दिस, सो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक बेस, यहाँ पर बेसिक बफर में क्या हो जाएगा, वीक एसिड की जगह हम वीक बेस यूज करेंगे और इसी का सॉल्ट बनाएंगे, इसी का सॉल्ट, मतलब वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारा जो सॉल्ट रहेगा, दे बोथ कैन कंबाइन टू फॉर्म अ बेसिक बफर। ओके, सो लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ बेस सच एज, अब इसमें हमने बेस ले लिया वीक बेस NH4OH, ठीक है, इसमें वीक बेस हमने क्या लिया, NH4OH। अब इसी का हमें क्या लेना है, एक सॉल्ट भी लेना है, ठीक है, सॉल्ट कौन सा लेना है, सॉल्ट लिया इन लोगों ने NH4Cl, NH4Cl, मतलब क्या हुआ, हम ये सॉल्ट बनेगा कैसे, सॉल्ट कैसे बनना है यहाँ पे, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस का हमारा ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारा वीक बेस है NH4OH, ठीक है, NH4OH, ये किसके साथ कंबाइन होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड हम यहाँ कौन सा लेंगे, HCl, क्योंकि हमारा यहाँ पे सॉल्ट कौन सा है, NH4Cl, तो HCl हमने ले लिया, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये दोनों कंबाइन होके सॉल्ट बनेंगे। सॉल्ट बनने के लिए पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, हम वाटर को बाहर निकाल देंगे, तो वाटर हमारा बाहर आ गया, वाटर है हमारा H2O, और यहाँ पर बचा हुआ क्या रहेगा हमारा सॉल्ट, यहाँ पे NH4 के ऊपर था प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस कंबाइन होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4
Cl। तो ये NH4Cl क्या है आपका सॉल्ट। किस टाइप का सॉल्ट? वीक बेस एंड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप का सॉल्ट। जो 4 टाइप के सॉल्ट हमने देखे थे ना, तो इसमें हमको ज्यादा हमेशा क्या लेना है, 2 ही टाइप कंसिडर करने, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट है मींस दिस सॉल्ट NH4Cl जो हमने सॉल्ट बनाया, ये सॉल्ट बन गया। दिस सॉल्ट विल कंबाइन विथ द वीक बेस। ये जो वीक बेस है इसके साथ जब ये कंबाइन करेगा तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, सॉरी NH4OH, ये सॉरी इसको थोड़ा मैं 4 को ठीक कर लेती हूँ। ओके, सो दिस इज NH4। ओके, सो ये दोनों कंबाइन होके क्या बन रहे हैं, दीज बोथ आर फॉर्मिंग अ बेसिक बफर। सो दीज आर नथिंग बट द बेसिक बफर। ओके, तो ये जो है बेसिक बफर, ये कैसे बना हुआ है, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। और सॉल्ट कैसे बनेगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ये दोनों चीजें कंबाइन होके क्या बनाएगी, हमारा बफर, बेसिक बफर। ओके, सो नाउ लेट्स सी। अब इसका भी जो पीओएच है, यहाँ बेस के लिए क्या रहेगा, पीओएच, क्योंकि OH माइनस आयन कंसिडर करते हैं, तो इसका पीओएच, दिस आल्सो इक्वेशन इज गिवन बाय द हेंडरसन हेजलबैक एंड व्हिच इज like this, POH is equals to PKB, sorry, POH is equals to PKB plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of base। यहाँ पर क्या चेंज आ गया, वहां पर था हमारा concentration of acid, यहाँ पर है हमारा concentration of base, and therefore we are taking KB, where KB is the dissociation constant for the base। Okay, so these two equations, equation 3 and 4, are called as the Henderson-Hasselbalch equation, and pKb is equals to minus log to the base 10 of Kb, same as that in the acids। जैसे dissociation constant हमने acid का लिया था, वैसे ही यहाँ पर dissociation constant base का है। So that Kb, जैसे POH is equals to minus log to the base 10 of OH minus ion concentration होता है, वैसे ही यहाँ पर Kb will be equals to minus log to the base 10 of Kb। Okay, it was simple ना? So this was about the acidic and the basic buffer। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। ठीक है, हमने एसिडिक बफर बना लिया, बेसिक बफर बना लिया, लेकिन ये काम कैसे करते हैं, ये पीएच को मेंटेन कैसे करते हैं। यस, आपने बना तो लिया, चलो हमने सॉल्यूशन में बफर सॉल्यूशन ऐड भी कर दिया, लेकिन ये पीएच को मेंटेन कैसे करेंगे, जब हम एसिड ऐड करेंगे या जब हम बेस ऐड करेंगे फिर भी पीएच क्यों नहीं डिस्टर्ब होगा। लेट अस सी दैट अंडर द टॉपिक बफर एक्शन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बफर एक्शन की। अब ये होता कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक बफर। ठीक है, बफर हम लोगों ने कौन सा ले लिया, एसिडिक बफर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब एसिडिक बफर हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया कौन सा वाला, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH और सोडियम एसिटेट मतलब CH3COONA। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा एक सॉल्ट और ये हमारा वीक, ये जो है हमारा ये है वीक एसिड। तो वीक एसिड और उसी का सॉल्ट, ये दोनों मिलके बफर बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखो अब ये काम कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सबसे पहले हम एक एक चीज का देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये सॉल्ट है। ठीक है, नाउ दिस सॉल्ट, हमें पता है कि सॉल्ट हैज अ 100% डिसोसिएशन। हमने अब तक देखा है कि सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं। पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं मतलब कि वो 100% आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं एसीटेट के, तो यहाँ मेरे, अगर ये मैं 10 ले रही हूँ तो यहाँ पर भी मेरे क्या होंगे, 10 CH3COO माइनस बनेंगे और 10 ही Na प्लस आयंस बनेंगे, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हमने ये बफर ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब ये बफर ऐड करने के बाद इसमें क्या हो गया, बहुत सारे हमारे पास क्या हो गए हैं, बहुत सारे हमारे पास एसिटेट मॉलिक्यूल्स हो गए। मतलब जितना मैंने बफर ऐड किया होगा उतने ही मेरे पास एसिटेट मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है और उतने ही Na प्लस आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इसमें एक और चीज डाली हुई है हमारे पास, एसिटिक
एसिड, दूसरी क्या है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है, और हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि वीक एसिड डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली बट दे डिसोसिएट टू अ वेरी वेरी लेस एक्सटेंट, बहुत थोड़े से प्रमाण में वो डिसोसिएट होते हैं। ओके मतलब अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स अगर एसिटिक एसिड के डाल दे तो उसमें से 1 या 2 मॉलिक्यूल्स ही किसमें कन्वर्ट होंगे, या उसमें से चलो 10% ले लेते हैं, तो 10% किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 90% जो है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, अब ऐसे सोल्यूशन में, ठीक है ऐसे सोल्यूशन, अब सोल्यूशन में क्या चीजें हो गई, एक बार हम फिर से वापस जाके इस पे देखते हैं, ये स्लाइड पे हमारे सोल्यूशन में है CH3COO माइनस आयंस, Na+ आयंस, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, और इसके साथ साथ हमारे पास है एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब ये तीनों चीजें इस सोल्यूशन के अंदर है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरा बफर सोल्यूशन है। ठीक है, अब मैं बाहर से एसिड ऐड कर रही हूँ। ठीक है, मैं बाहर से एसिड ऐड कर रही हूँ, मतलब मैं क्या ऐड कर रही हूँ, आई एम एडिंग H+ आयंस, है ना, क्योंकि एसिड मतलब क्या है, एसिड हमने बताया था, द वन विच डोनेट द H+ आयंस इन द वाटर इज कॉल्ड एज एन एसिड। तो जब मैं एक एसिड ऐड कर रही हूँ मतलब मैं क्या कर रही हूँ, H+ आयंस वाटर में ऐड कर रही हूँ। यस, अब ये जो H+ आयंस है ये वाटर में जाने के बाद क्या करेंगे, वहां का पीएच को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका नेचर कैसा है, एसिडिक, तो वो उस वाटर को भी एसिडिक बनाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ क्या होगा, एसिडिक बनाने की कोशिश तो उनकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन सिंस यहाँ पर हमारे पास CH3COO माइनस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सभी को H+ आयंस चाहिए है ना, सभी के पास -1 चार्ज है, सभी को H+ आयंस की जरूरत है, तो ये जितने भी एसिड के H+ आयंस हमने उस सोल्यूशन में ऐड किए वो सब कहाँ चले जाएंगे, इस CH3COO माइनस के पास चले जाएंगे। और इस CH3COO माइनस के पास जाने की वजह से अब रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, ये जो हमारे लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में CH3COO माइनस है, ये इस H+ जो हमने ऐड किया है एसिड, इसके H+ से कंबाइन हो जाएंगे एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एसिटिक एसिड। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो H+ आयंस उस वाटर में आए थे पीएच को डिस्टर्ब करने के लिए, उनको एसिटेट मॉलिक्यूल्स ने रोक लिया, वो उनको एसिटेट मॉलिक्यूल्स ने डिस्टर्ब करने दिया क्या पीएच, नहीं, तो द पीएच हैज नॉट गॉट डिस्टर्ब्ड and therefore by adding this pH by adding this buffer the pH is maintained or the pH is undisturbed। ठीक है, तो H+ मतलब एसिड आ जाने के बाद भी हमारा pH डिस्टर्ब नहीं हुआ। अगर सपोज ये तो हो गया एसिड की बात, पर इसी एसिडिक बफर में अगर मैं बेस ऐड कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं एसिडिक बफर में मैंने अगर बेस ऐड कर दिया, मतलब क्या ऐड कर दिया, OH माइनस आयंस। अब मुझे क्या ऐड कर दिया मैंने, बेस ऐड करना है, मतलब OH माइनस आयंस ऐड करना है। अब ये OH माइनस आयंस कहाँ जाएंगे, तो ये जो OH माइनस आयंस है, ये जो अनडिसोसिएटेड बहुत सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, क्योंकि हमने बफर जब बनाया था तब हमने वीक एसिड भी लिया था, और ये वीक एसिड डिसोसिएट नहीं हुआ था, मतलब ये एसिटिक एसिड के फॉर्म में ही था। तो ये एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स इस OH माइनस को अपनी ओर खींचेंगे और क्या करेंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड विल गेट डिसोसिएटेड एज CH3COO माइनस, मतलब अब ये फिर से आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे। यस, तो अगेन जो OH माइनस हमने बाहर से ऐड किया था, सॉरी हियर इट शुड नॉट बी एडेड एसिड, इट शुड बी हियर एडेड बेस। ओके, तो अब ये जो बेस हमने ऐड किया OH माइनस, वो अब पीएच को डिस्टर्ब कर पाएगा क्या, नहीं, जो डिस्टर्ब करने के लिए आया था उसे एसिटिक एसिड ने अपनी तरफ खींच लिया और उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड देयरफॉर द पीएच अगेन इज not disturbed. So the buffer has done his work of maintaining the pH of the solution. Yes, समझ में आया, सिंपल है ना।
सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर कौन सा एसिड ले रहे हैं, उसका डिसोसिएशन किस तरह से होगा, कौन सा सॉल्ट लिया है, सॉल्ट का तो हम डिसोसिएशन कंप्लीट होता है, ये हमेशा याद रखना है। ओके, सो अब ये जो है एडेड हमारे, नाउ दिस एसिड्स एंड बेसिस जो भी हमने ऐड किया था H+ आयंस और OH माइनस, वो pH को डिस्टर्ब करने में सफल नहीं रहे, एंड देयरफॉर द pH ऑफ द बफर रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑल्सो द डाइल्यूशन, अब भले यहाँ पे पानी बन गया था ना, वाटर, यहाँ पे क्या हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए, बट ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे pH को डिस्टर्ब नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन में देखा था कि जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमने यहाँ देखी थी, इसमें क्या था, pH के टर्म में या POH के टर्म में कहीं पे भी हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर के टर्म को नहीं लिया है। मतलब ये जो pH और POH है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द concentration of the water or it does not depend or it does not change with the dilution। मैं कितना भी पानी डालूं तब भी यहाँ पर डाइल्यूशन, तब भी यहाँ पर pH और POH में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, बिकॉज इन दिस फैक्टर देयर इज नथिंग, pH POH जैसा हमारा जो वाटर के टर्म्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड देयरफॉर इट रिमेन्स द सेम, एंड देयरफॉर डाइल्यूशन डज नॉट चेंज दिस रेशियो। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? सिंपल था आज का जो टॉपिक था हमारा बफर, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बफर सॉल्यूशंस। इस पे एवरी टाइम देयर आर क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। so the numerical says calculate the pH of the buffer solution। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर, कैलकुलेट करना है pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन। पहले हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, बाद में हम उसको समझेंगे। ओके, so the question says that calculate the pH of the buffer solution containing 0.05 mole of sodium fluoride per liter and 0.015 mole hydrogen fluoride per liter, and Ka is equals to 7.2 into 10 raised to power minus 4 for hydrogen fluoride, hydrofluoric acid। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है वो, he is asking us to calculate the pH of the buffer। pH किसका फाइंड आउट करना है, बफर का फाइंड आउट करना है। और अब वो बोल क्या रहा है, कंटेनिंग 0.05 मोल NaF। अब ये NaF क्या है यहाँ पर, दिस NaF इज द सॉल्ट। NaF क्या है, सॉल्ट है, और ये सॉल्ट बना कैसे है, वीक एसिड HF, ये जो है हमारा वीक एसिड HF और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये दोनों को मिला के ये हमारा सॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये सॉल्ट का हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.05 मोल, और हमें वीक एसिड का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये एसिडिक बफर है, और एसिडिक बफर में हमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, एसिड का भी और ऑफ द एसिड एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, दोनों चीज दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और दिया हुआ है हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू Ka। okay, so let us first write down what is given to us। so given is the concentration of salt is 0.05 molar, concentration of acid is 0.015 molar, and the value of dissociation constant Ka is 7.2 into 10 raised to the power minus 4। and then what he is asking to find out, he is asking us to calculate the pH of the buffer। तो हमें calculate यहाँ पर क्या करना है, pH of the buffer। Just now we have seen about the formula। so our formula says that the pH of the buffer is given by pH is equals to pKa plus log to the base 10 of concentration of acid upon concentration of salt। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट concentration of salt भी पता है, हमें concentration of acid भी पता है, बट हमें pKa नहीं पता। we don't know about the pKa, we just know about the Ka। Ka दिया हुआ है, pKa हमें पहले फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, एंड वी नो दैट pKa, जो pKa है वो क्या है, pKa is minus log to the base 10 of Ka। so just substitute this minus log to the base 10 of 7.2 into 10 raised to the power minus 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब ये क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी, ये -4 जो है वो सामने जाएगा, -4 बन जाएगा +4, फिर ये फिर से माइनस साइन आएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ, ये बची हुई एंटिटी हमारी 7.2। तो अगर हम लॉग देखते हैं 7.2 का, देन इट कम्स आउट टू बी 0.8573। वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द 4 एंड वी गेट 3.1427। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी पीके
एक ही, मतलब ये हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास यहाँ सभी वैल्यूज है। वी नो दैट pKa, we know the concentration of salt, we know the concentration of acid. So just we have to substitute in the formula and we can find it out. So let us substitute in the above equation. So above equation becomes pH will be equals to 3.1427. ये हमारी अभी हमने निकाली pKa की वैल्यू हो गई 3.1427 plus log to the base 10 of concentration of salt. Concentration of salt given है 0.05 and concentration of acid is 0.015. So we are substituting this and let us find it out. So this पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को divide करेंगे. 0.05 upon 0.015, 5 3s are 15. So the answer will come out to be 3.33. अगर मैं इसको divide करती हूँ तो आंसर आ जाएगा मेरा 3.33. And if I take the log of this and I have to add it with 3.1427. तो हम जब इसको add करते हैं then it comes out to be 3.67. 3.67 के आसपास हमारी वैल्यू आ जाएगी. And this is nothing but the pH of the buffer. जो हमें पूछा गया था pH of the buffer. So this pH is nothing but 3.67. 3.6651 आती है वैसे वैल्यू, but we can write it since this is 5. We can write this numerator, this digit as 7, so it becomes 3.67. Okay, simple था ना numerical. Just you have to substitute all the values, but before that, don't forget to find out the value of the Ka. ये जो Ka की वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना मत भूलना, because Ka is given and pKa is not given. So first we have to calculate pKa and we have to then substitute it in the formula. Okay, so hope you all have understood all this, and in the next video we will move to the next topic in the ionic equilibrium, and we will see about the solubility product. Okay, that topic is also very important, and just we are left with that topic only. So maybe it may be possible that in the next video we may complete this chapter. So hope you all have understood, and if you still have any query you may ask me in my comment box. And if you have liked my video, if you really want to know something else from me, then please do write in my comment box. Okay, and those who have not watched my previous video, do watch it so that it will be easy to understand the complete ionic equilibrium in a more better way. Okay, so till then, thank you, bye bye.